मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम काशिफ रज़ा। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं शेख शराज सफदर। शेख शराज सफदर जो हैं ये MSc है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर। शेख साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा शेख साहब, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट लूँगा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पहले दो दांत हैं इनके दरमियान में बहुत बड़ा गैप है, छेद है। तो अक्सर ये सुना जाता है कि जी जिनके दांतों के दरमियान बड़ा छेद होता है वो बड़े बंदे लकी होते हैं और बड़े पैसे वाले बंदे होते हैं। तो आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं या नहीं करते? देखें डॉक्टर साहब, बिलीव की बात जो है ना इस तरह है, जिस तरह आप सुनते आए हैं मैं भी इसी तरह बचपन से यही बात सुनता आ रहा हूँ। लेकिन जो लक है ना, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। अच्छा। पता नहीं ये कब आएगा, किस्मत कब खुलेगी। नहीं, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। मुझे लग रहा है आ जाएगी। उम्मीद है। अच्छा शराज भाई, क्या मसरूफियात है आजकल? ये पटवारी की जॉब है, पटवारी, और उसी में ही मसरूफियत है सारी हमारी। अच्छा, इधर 18,000 के अंदर ही जॉब? 18,000 के अंदर ही। अच्छा, वैसे MSc मैथमेटिक्स और पटवारी तक का सफ़र ये कैसा रहा? देखें, मेरी जो फील्ड थी स्टडी की MSc मैथमेटिक्स, वो और पटवार जो वैसे तो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, हमारे साथ टोटल तकरीबन हम 30 लोग इकट्ठे भर्ती हुए थे। उसमें चंद एक बंदे होंगे जिनकी बैचलर होगी या इंटर होगी, बाकी सारे लोग मास्टर हैं, MPhil हैं। उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लोग हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, अब आपको इससे ज़्यादा या देखने वालों को इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पता होगा। देखिए ना, अब हम गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, हमारी चॉइस तो चल कोई नहीं रही। चलो, जिधर ही कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उधर हम चले गए हैं। इंशाल्लाह अपनी फील्ड के अंदर कोशिश करते रहेंगे, कोई ना कोई इंशाल्लाह इससे भी बेहतर मिल जाएगी। मतलब ये बाय चॉइस गए थे या बाय चांस गए थे? ये बाय चांस ही कह रहे हैं। अच्छा, बाय चांस गए थे। तो अभी सेटिस्फाइड हैं जॉब से? देखें डॉक्टर साहब, मेरी एक ना बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसे सेक्टर में जाऊं जहाँ पब्लिक डीलिंग हो, लोगों के साथ हो, उठना बैठना। इसमें तो काफ़ी सारी उसमें पब्लिक डीलिंग है। हाँ जी, इसमें पब्लिक डीलिंग है। तो मैं इस जॉब में तकरीबन सेटिस्फाई हूँ। अच्छा शराज भाई, आज फिर चलो पूछ लेते हैं आपसे मुतल्लिक पटवारी के मुतल्लिक पूछ लें। पटवारी का क्या रोल है बेसिकली, क्योंकि लोगों की कुछ मिसकंसेप्शन है पटवारी के हवाले से। तो इसका बेसिक रोल क्या है, इनका क्या काम होता है पटवारी का? डॉक्टर साहब, पटवारी बेसिकली नाम है रेवेन्यू फील्ड स्टाफ। रेवेन्यू फील्ड स्टाफ? हाँ जी, ओरिजिनल नेम जो है वो पटवारी का रेवेन्यू फील्ड स्टाफ। ठीक हो गया। तो हमारा डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो नाम से ही वाज़ेह है कि रेवेन्यू पटवारी का सिर्फ और सिर्फ जो मेन काम है वो काम यही है कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना। उसमें ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। जो समझने वाले लोग हैं उसमें आबियाना है, ज़राई इनकम टैक्स है, बाकी हम इंतकालात वगैरह करते हैं, उसमें से रेवेन्यू इकट्ठा होता है फीसेस की मद में। तो मेन पटवारी का काम तो है रेवेन्यू का, रेवेन्यू इकट्ठा करना। उसके अलावा पटवारी जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन में है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम है, मैं दूसरे लफ्जों में कहता हूँ पटवारी मिनी ब्यूरोक्रेट है। अच्छा। जिस तरह आप देख लें, माह रमज़ान में आटा तकसीम होता रहा, उसमें पटवारी की ड्यूटी थी। फ्लड आ जाता है, पटवारी की ड्यूटी। कहीं जल्जला आ जाता है, पटवारी की ड्यूटी। अब मानसून बारिशें हैं, पटवारी की ड्यूटी। ठीक है ना। इस तरह जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, यानी जितने भी ACs या DCs के काम है, वो सारे के सारे पटवारी नहीं सर। अच्छा, पटवारी जो है एक गांव के ऊपर होता है, उसका होल्ड जो है या उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एक गांव को कंट्रोल करना होता है। देखिए डॉक्टर साहब, एक मुल्क होता है, उसके अंदर सूबे होते हैं, सूबे से छोटा है डिवीजन होती है, डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील होती है, तहसील के नीचे है कानूगोई के नीचे होता है पटवार सर्कल। अच्छा। तो एक पटवार सर्कल के अंदर होता है। अच्छा। एक पटवार सर्कल एक मौजे पे भी हो सकता है मुश्तमिल, 2 से भी, 2 पे भी, 4 पे भी, 6 पे भी। यानी एक पटवारी एक पटवार सर्कल में ड्यूटी। अच्छा, ये मौजा वाइज इनकी ने पटवार सर्कल। हाँ जी, पटवार सर्कल जो है वो तैनाती होती है। बिल्कुल। अच्छा चलो शराज भाई, थोड़ा सा पूछ लें, ये इंतकाल ज़मीन क्या होता है, ये या ज़मीन का जो इंतकाल होता है ये क्या चीज़ होती है? असल लफ्ज़ जो है ना इंतकाल, वो लफ्ज़ का मतलब ही वाज़ेह है कि किसी एक बंदे से एक चीज़ लेके दूसरे तक मुंतकिल ट्रांसफ़र कर देना। ठीक हो गया, वो इंतकाल होता है। अब इंतकाल की ढेर सारी अक़साम है। आप एक चीज़ बेच रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आप उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू ले रहे हैं, कीमत जो है उसकी, वो हो जाएगा इंतकाल जो है बै का।
ठीक है, मतलब जो पैसे लेकर जमीन बेचनी होती है उसे हम इंतकाल हाँ बैह जी, कहते हैं। इंतकाल बैह ठीक हो होता है। गया। उसके अलावा ढेर सारी इकसाम है, मैं यहाँ पर 2-3 जो मेजर है ना, मेजर पे जो focus आम करें। इस्तेमाल हाँ, आम होती हैं। इस्तेमाल जो एक हिब्बा होता है, हिब्बा, हिब्बा है जी लफ्ज गिफ्ट जिसे आप कह रहे हैं, गिफ्ट, ठीक है ना, किसी बगैर को फ्री पैसे के, ऑफ कॉस्ट, बगैर Free of पैसे को cost। किसी को जमीन दे देना, उसे बिल्कुल, हिब्बा कहते हैं। बिल्कुल ठीक वो हो। हिब्बा होता मतलब है। उससे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना आपने, बिल्कुल, इसको इस हिब्बा तरह आप बोलते किसी हैं। को गिफ्ट देते हैं, हम्म। घड़ी दे दी, घड़ी दे दी। कोई और चीज दे दी। हम्म, अच्छा, और तीसरा आमतौर पर विरासत का इंतकाल होता है। ठीक हो गया। जब एक बंदा जो जमीन का मालिक है वो फौत हो जाता है, तो उसके जो वारसान है ना, उनको उसकी जमीन मुंतकिल की जाती है, ठीक हो गया। उसे इंतकाल विरासत अच्छा, कहते हैं। हिब्बा जो होता है, जिस तरह कहते हैं ये गिफ्ट करना, तो क्या गिफ्ट जो है, मसलन मैं एक बंदा हूँ, मेरी बरादरी से बाहर कोई बंदा है, मैं क्या उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ज़मीन गिफ्ट कर सकता हूँ गवर्नमेंट के मतलब कानून के अंदर, या उसकी देखें- फीस होगी, क्या होगा? देखें, एक चीज है ना, जिस चीज के आप मालिक हैं, आपका कुल इख्तियार आपके पास है उस चीज ठीक का, है, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसमें आगे हिब्बा में 2 कैटेगरीज हैं। एक है जी हिब्बा जायज वारसान, और एक होता है हिब्बा गैर वारसान। ज़हर वारसान, ठीक हो, हिब्बा जायज वारसान में फीस पे नहीं करना पड़ती, ठीक है, हिब्बा जो है गैर वारसान, ठीक हो गया, उसमें फीस पे करना पड़ती है। ठीक हो अच्छा, बात करते हैं जी हिब्बा जायज वारसान क्या होता है, वो जायज वारिस होते कौन कौन से हैं। हिब्बा जायज वारसान में ना माँ बाप वो जायज वारिस हैं, उसके बाद आपकी बीवी जो है वो जायज वारिस है, आपकी जो औलाद है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, वो जायज वारिस है। यानी कि दूसरी ज़बान में हम इस तरह कह सकते हैं कि जिस बंदे की ज़मीन है वो अपने माँ बाप को भी गिफ्ट कर सकता है, हिब्बा दे सकता है, दे सकता है। अपनी औलाद में से भी किसी को दे सकता है, अपनी बीवी को भी दे सकता है, बीवी अपने खामिद को दे सकती है, खामिद अपनी बीवी को। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एक बंदा है, उसकी औलाद ही नहीं है, उसके आगे भतीजे या भांजे हैं, तो वो भी अगर औलाद नहीं है तो वो भी जायज वारसान में आएंगे? नहीं, वो जायज वारसान में नहीं अच्छा, वो आएंगे, नहीं वो आएंगे, गैर वारसान ठीक में हो आएंगे। गया, ठीक हो। अच्छा, शुरू जी। करें। अच्छा, उसके बाद दूसरा है जी हिब्बा गैर वारसान। गैर वारसान, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बै की फीस होती है। ठीक हो गया, ठीक हो। पहले उसमें इस तरह था कि FBR नहीं लगता था, लेकिन अब उसमें भी FIR लग रहा है। FBR लग रहा है हाँ अभी। जी, FBR ठीक हो गया। बाकी फीसें उसी तरह हैं जिस तरह बै की होती बैक हैं। ही होती हैं, ठीक जो है ना हमारा FBR हो गया, हम्म, या तहसील कौंसल की फीस हो गई, या म्यूटेशन फीस, वो फीस हिब्बा जायज वारसान के लिए चार्ज नहीं की जाती, सिर्फ सर्विस फीस है, बिल्कुल थोड़ी सी फीस है। हाँ जी, वही चार्ज की जाती है। अच्छा शराज भाई, एक बंदे की डेथ हो जाती है, जी, ठीक हो गया, तो उसके नाम पे ज़मीन भी है, जो उसने मतलब जब वो जिंदा था तो उसने अपने बच्चों के नाम पे नहीं करवाई, जी, ठीक हो, विरासत जिसे बोलते हैं। तो उसके मरने के बाद जो विरासत है वो ऑटोमेटिकली उसकी औलाद पे तकसीम हो जाती है, या उसका कोई प्रोसेस है ख़ास, तो उस पर थोड़ा सा बता दें। ऑटोमेटिकली तकसीम नहीं होती। काफ़ी सारे लोग जो है इस गलत फहमी में रहते हैं कि अच्छा। ऑटोमेटिकली हो जाती है। हालांकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई बंदा फौत हो जाता है, सबसे पहले उसका जो काम किया जाता है ना, उसका डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी एक प्रूफ होना होना चाहिए कि उस बंदे की डेथ हो गई है। उसके बाद इंतकाल विरासत खुद करवाना पड़ता है। अच्छा, खुद करवाना पड़ता जी। है, ठीक हो। इंतकाल विरासत में चले आपने बात की तो उसके कुछ लवाजमात मैं शेयर कर दूं ताकि लोगों को पता चल हाँ, पर सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, जारिया होगा, बिल्कुल, वो डरते रहते हैं, पटवारी के पास नहीं जाते, इंतकाल विरासत होता नहीं है। उसके जो वारिस है वो अगले फौत हो जाते हैं, उनके बच्चे 3-3 4-4 नस्लें आ जाती हैं, लेकिन जमीन उसी दादा परदादा के नाम पे पड़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल आसान सा काम है, थोड़ी सी आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल ज़ाहिर बात। उसमें सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया है डेथ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद एक FRC सर्टिफिकेट होता है। FRC का क्या मतलब होता है? फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो नादरा से मिलता है, ठीक उसकी भी मेरे ख्याल में 1000 रुपये 1000 रुपये फीस है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये मेन 2 चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक स्टाम्प पेपर निकलवाना है, ठीक है। वो पहले 100 वाला होता था, अब 300 वाला है। 300 वाला, ठीक है। उस पे आपने स्टाम्प करना है, ठीक है। मुकम्मल आपने लिखना है कि हम इतने वारिस हैं, ठीक है। अगर इसमें हमने कोई इसमें जानबूझकर कोई गलती की है तो हम खुद उसके जिम्मेदार मतलब होंगे, हमारे यानी कोई वारिस कानूनी छुपा रहे हैं। कार्रवाई हो सकती है अगर हम गलत बिल्कुल। करें तो। अच्छा, और
नंबरदार के नाम पे एक स्टाम्प निकलवाना पड़ता है। नंबरदार जो है मौजे का वो गवाही देगा, ठीक है, ये जो वारसान है ये बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त लिखवाए। ठीक होगा। ये 3-4 चीजें जो लेके पटवारी के पास आए, अच्छा, वो इंतकाल विरासत दर्ज करेगा, ठीक है, वो शजरा नसब मुरतब करेगा। ठीक है, शजरा नसब में आपके पास 2 गवाह होने चाहिए, मौका पर मौजूद हो, और नंबरदार भी मौका पर मौजूद हो। सब की मौजूदगी में FRC को देखते हुए शजरा नसब एक मुरतब किया जाएगा, जिसमें जितने भी उसके वारसान बनते हैं, ठीक है, ठीक, वो नंबरदार भी उसकी तस्दीक करेगा। उसके बाद वो जो गवाह हैं वो भी उसकी तस्दीक करेंगे, और जो मुतवफ़ी है यानी मरने वाला, उसका कोई ना कोई एक वारिस भी उसकी तस्दीक करेगा। ठीक हो, बेटा या बेटी, बेटा बेटी, वैसे भतीजा भी हो सकता भतीजा है, भी, भांजा भी हो सकता हाँ है, जी, कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, यानी मरने वाले की तरफ से एक नुमाइंदा। अच्छा, कोई नुमाइंदा, ठीक हो। अच्छा, वो शजरा नसब मुरतब होने के बाद उस पर सारी जब नंबरदार वगैरह की गवाह की तस्दीक हो जाती है, उसके बाद वो गिरदावर हल्का ने एक रिपोर्ट करनी होती है, पहले पटवारी करता है, उसके बाद 7 दिन देते हैं अखबार इश्तिहार करना होता है। अच्छा, मतलब उसमें क्या इश्तिहार देना होता है? इश्तिहार में सेम वही बात लिखनी है कि फलां बंदा फौत हो गया, उसकी विरासत हो रही है, उसके ये वारसान है। अगर इसके अलावा कोई वारिस है या इस शजरे पर किसी को इतराज़ है, तो अंदर 7 यौम तहसीलदार की अदालत में रुजू कर सकता है। ठीक हो गया, जबरदस्त सिस्टम है। हाँ जी, 7 दिन जब गुजरते हैं, तहसीलदार ऑटोमेटिकली उसको पास कर देता है। वो जितने भी वारसान होते हैं उनका जो भी शरई हिस्सा बनता है, उसमें भी 2 हैं आगे, एक हमारा सुन्नी ला है और एक शिया का ला है। उन दोनों के मुताबिक मुतवफ़ी का जो फिक्का होगा उसके मुताबिक उसके वारसान को मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये इंतकाल विरासत की कितनी फीस होती है? इंतकाल विरासत की फीस 1100 रुपये है। 1100 रुपये? हाँ, ये कहाँ पे जमा करानी होती है? ये आजकल तो गवर्नमेंट ने बड़ी आसानी कर दी है, ये अपने मोबाइल इजी पैसा पे कर दें। अच्छा, कोई ऐप स्पेशल बनाई है गवर्नमेंट? नहीं, इजी पैसा की जो ऐप है, जैज़ कैश की, अच्छा, उसके अंदर ये ऑप्शन है, उसके अंदर ऑप्शन है, बिल्कुल, पंजाब नोटेशन फीस का ऑप्शन है, पंजाब मोटेशन फीस। हाँ जी, ठीक हो, उस डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं, डायरेक्टली वहीं से जमा होती है। आजकल होता ही है 1100 रुपए की खातिर अब कौन बैंक। ये तो बड़ा आसान मैटर गवर्नमेंट ने कर दिया इस मामले में। अच्छा, 1100 के अलावा और भी मतलब गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं, और इसके अलावा कोई गवर्नमेंट की फीस नहीं है। बाकी अखबार इश्तिहार वगैरह वो तो ज़ाहिर बात का अपना स्टाम्प वगैरह लेना है, और इसके अलावा कोई अखराजात। अच्छा, ये शराज भाई, एक दफ्तर बना होता है लैंड रिकॉर्ड का जी, ठीक हो गया। ये लैंड रिकॉर्ड का दफ्तर जो है, ये इंतकाल का काम करता है या आप पटवारी डायरेक्ट ही कर देते हैं? देखें, इसमें अब थोड़ी सी ना क्लियर करना पड़ेगी। जिस तरह मैंने पहले बताया, पटवारी होता है रेवेन्यू फील्ड स्टाफ। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर एक 4 दीवारी के अंदर महदूद है। उस पे आपने अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाना है, तो सबसे पहले आपने 1 दिन पहले कॉल करके टोकन लगवाना है, ठीक है। फिर आना है, लाइन में लगे रहना है, इंतजार करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी आएगी, खड़े मतलब आपने रहना है, बैठने की कोई जगह नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरी सीमत में आप देखें, पटवारी के पास पटवारी मौका पर इंतकाल करता है, बिल्कुल ठीक है। एक जमीन है, ठीक है, उसी मौजा के अंदर पटवारी मौजूद होगा, क्योंकि फील्ड स्टाफ है वो, तो वहीं पर वो कब्जा भी हवाले हो जाएगा दूसरी पार्टी के, यानी मुश्तरी जो लेने वाला, ठीक है जी। तो पटवारी के पास ना कोई लाइन, ना कोई टोकन, बाइज्जत तरीके से बैठ के इंतकाल करवाएं, फीसें अपने मोबाइल पे जमा करें। सिर्फ 1% फीस है, अब जो इंतकाल व्यय है ना, उसकी सिर्फ 1% फीस है जो नेशनल बैंक के अंदर जमा करवानी। मतलब अगर 10 लाख की जमीन है तो 1% कितना बनेगा? वो नेशनल बैंक में जमा कर, बाकी मोबाइल पे ही जमा हो। मोबाइल 10 लाख का 1% कितना बनेगा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, मतलब दोनों का काम सेम ही है जी, मतलब लैंड रिकॉर्ड भी इंतकाल विरासत कर सकता है। देखिए, इंतकाल विरासत की अगर बात करें ना, वो पटवारी के अलावा कोई नहीं। अच्छा, वो पटवारी के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शजरा नसब जो होता है ना, ठीक है, वो फील्ड में ही। अच्छा, वो ये लैंड रिकॉर्ड नहीं कर सकता? लैंड रिकॉर्ड इंतकाल सिर्फ दर्ज कर सकता है, ठीक है। बाकी शजरा नसब वगैरह वो सारी तस्दीक वो पटवारी के जिम्मे। अच्छा, एक मिसाल है, किसी ने इंतकाल विरासत करा लिया जी, तो अब उसको क्या लैंड रिकॉर्ड जानने, पटवारी से करवा लिया, अब उसको क्या लैंड रिकॉर्ड दफ्तर में जाने की जरूरत है या नहीं है? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 2020 से तकरीबन देही मराकज़ माल का क़याम बिल्कुल बने, बिल्कुल, जिनके थ्रू आप अपॉइंट। हाँ जी, देही मराकज़ माल में बिल्कुल वही सिस्टम है
लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, सारा कुछ वहीं पे है। यानी जो मौजे लाइव हैं उनका वहीं पे बैठ के सारा कुछ हो सकता है, सारा कुछ हो सकता यानी कि ये खिदमत जो है ना दहलीज पर। जबरदस्त, ये जबरदस्त एक इकदाम है, बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बहुत एक अच्छा कदम है, बहुत से लोग इससे फैसिलिटेट हो रहे हैं जी। तो मतलब एक जो आपके पटवार सर्कल का जो भी आदमी है, अब उसको लैंड रिकॉर्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं वो है। अब आपका जो मुतलका जो आपका मरकज माल बना हुआ है उस पे जाकर आपकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। औरतें होती हैं, पर्दादार होती हैं, बिल्कुल, उसमें बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, वो लाइनों में नहीं लग सकते, इतना लंबा जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारी तहसील तकरीबन 60-70 किलोमीटर बिल्कुल दूर है, बहुत दूर है, वहां से नहीं आ सकते। तो पटवारी का जो देही मरकज माल है ना, वो उसी पटवार सर्कल के अंदर ही है, तो सारी फैसिलिटेट वहीं पे करता है पटवारी, सारा कुछ वहीं हो सकता है। आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से जितने भी देखने वाले हैं, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका पटवारी रेवेन्यू रिलेटेड आपका कोई भी काम है तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके सारे काम। अच्छा शराज भाई, ये मुझे बड़ा फ़ायदा मिल गया, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं था। शायद हम तो एक पढ़े लिखे बंदे हैं, शायद एक जो बेचारा अनपढ़ है उसको तो बिल्कुल इस चीज़ का पता नहीं होगा। तो ये प्रोग्राम जो है, एक आम जो बंदा है, एक आम किसान है जिसकी ज़मीन है तो, और या ज़मीन जो ख़रीदना चाहता है या बेचना चाहता है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा मंद साबित होने वाला है। अच्छा जी शराज भाई। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा है ना, आपको नहीं पता था, मैं समझता हूँ तकरीबन इस टाइम 60 से 70% लोगों को इस चीज़ का इस पता ही बात का नहीं, बिल्कुल इल्म नहीं है। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट पंजाब का ये बड़ा एक अच्छा कदम है और लोगों को चाहिए कि इससे फैसिलिटेट हो। बिल्कुल सर, ये तो बड़ा एक आसान तरीन काम है। मतलब दहलीज पर एक बंदा बैठा है आपके इंतजार में, आप उसके पास जाएं और वो फौरन आपका काम करके देते हैं, फौरन, कोई टोकन नहीं है। आपको जो मस्तूरात हमारी औरतें हैं, पर्दा जो पर्दे की सख्त पाबंद है, तो उनको भी अब लाइन में लगने या कहीं पर वेट करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की, वो उधर ही अपने जो पटवार सर्कल है उसके अंदर बैठकर अपने मुतलका पटवारी से काम करवा सकते हैं। जबरदस्त इकदाम है गवर्नमेंट का, ये बहुत ही प्यारा और आसान और जबरदस्त प्रोग्राम है। अच्छा शराज भाई, ये जो इंतकाल बै होता है, इसकी क्या फीस है और इसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, इंतकाल के फीस के हवाले, जो बै का इंतकाल है उसके फीस के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो उसमें 3 फीसेज आ जाती हैं। एक म्यूटेशन फीस होती है, एक तहसील कौंसल की फीस होती है। ये जो लोग सुन रहे हैं तो बड़ा उनके लिए कि ये अहम बात होगी। म्यूटेशन फीस है, एक तहसील कौंसल की फीस है और उसके बाद एक FBR है। अच्छा, 3 फीसें उसे पे करने पड़ेंगे। FBR के आगे भी 2 हैं फिर। अच्छा, FBR के अंदर भी 2 हैं फिर। हाँ, एक गेन टैक्स होता है और एक एडवांस टैक्स। ठीक हो। गेन टैक्स जो जमीन बेच रहा है, ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, ठीक हो गया, ये उसका होगा, उसने पे करनी होगी। ठीक है। और जो एडवांस टैक्स है, अच्छा, वो जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, यानी परचेजर के लिए वो होगी। अच्छा, मतलब पहले तो ये होता ना कि जो बेच रहा है वो टैक्स नहीं पे करता था, मतलब वो दूसरा ही लेने वाला ही पे कर देता था। ये सर आज से तकरीबन 1 साल पहले अगर चले जाएं ना, तो तकरीबन FBR का कंसेप्ट था ही नहीं। 2% थी, वो भी अगर एक बंदा 4 साल के अंदर मालिक बना और फिर बेच रहा है। अगर कोई पुराना मालिक है तो उसने FBR पे ही नहीं करनी। अच्छा, बात करें जी म्यूटेशन फीस कितनी होती है? जितनी की आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मिसाल एक चलो अंदाजा लगा लेते हैं, लाख रुपए कर लेते हैं, लाख का कर लेते हैं, उस पे आपकी 3% म्यूटेशन फीस है, 3000 रुपए, ये 3000 ठीक हो गया। 1% इंतकाल की फीस, मतलब 1000 4000 हो गया, 4000 ये फीस है। उसके बाद है जी FBR जो गेन होता है, वो उसका एक हेड है 236C। ठीक है, ये सेलर के लिए होते हैं, जो बेच रहा है। हाँ जी, उसकी फीस है जी 6%, मतलब वो 6000 लाख पे 6000 वो हो गया। हाँ जी, वो FBR। उसके बाद एडवांस टैक्स है, ये परचेजर के लिए, इसका हेड है 236K। अच्छा, ये 10.5%। अच्छा, 10,500 रुपया लाख पे। हाँ जी, ये टोटल अगर आप मिलाएं ना, वो 3% म्यूटेशन, 1% तहसील कौंसल और 6% गेन टैक्स और 10.5% जो है वो एडवांस टैक्स। मतलब अगर 1 लाख की जमीन है तो तकरीबन ये 20,500 रुपए बन रहा है। ठीक। अच्छा, इसमें आगे फिर थोड़ा सा मैं कर लूँ,
ये नॉन फाइलर्स के लिए। अच्छा, ये नॉन फाइलर्स के लिए है जो हाँ, एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, जो एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं, जो एक्टिव नहीं। एक्टिव नहीं। अच्छा, अगर कोई बंदा एक्टिव है यानी फाइलर है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ा ही रिलीफ दिया हुआ है फीस का। देखें, ये 3% मुटेशन फीस और 1% तहसील कौंसल, ये तो फिक्स है, 4% ये एफबीआर और नॉन एफबीआर दोनों के लिए। अगर जो सेलर है वो फाइलर होगा तो उसकी 6% के बजाय 3%। अच्छा, ठीक है। इसी तरह अगर जो परचेजर है वो भी फाइलर होगा, यानी एक्टिव स्टेटस है उसका, तो 10.5 की बजाय उसकी भी 3% हो जाएगी। अच्छा, जबरदस्त। यानी कि अगर सेलर परचेजर दोनों फाइलर हैं, टोटल फीस मिला के 10% बनेगी। इसी तरह जो बंदा फाइलर नहीं है वो उसको पूरी फीस पे, उसको पूरी फीस पे, यानी अगर बेचने वाला फाइलर नहीं है तो उसने अपनी पूरी फीस भरनी है, और अगर लेने वाला फाइलर नहीं है तो उसने अपनी पूरी फीस एफबीआर जो पे करनी है। ठीक है ना, ये एक मेरे ख्याल में बहुत इंफॉर्मेटिव क्लिप नहीं पता था इस चीज का, किसी बंदे को भी होता ना। बिल्कुल, ये जब भी आप जाए ना कि इस तरह का काम हो तो इस तरह के YouTube पे और भी शायद वीडियो मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो आप प्रैक्टिकली बात करें ना, आप एक पटवारी हैं तो आप तो ये पहले करते आ रहे हैं, तो एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है। जुलाई 2023 से अच्छा ये इम्प्लीमेंट हुई। अच्छा, ये उससे पहले अगर फाइलर होते थे तो टोटल 8% होती थी, अगर नॉन फाइलर होते थे तो टोटल 15%। मतलब यकम जुलाई 2023 से पहले, यानी ये 2023-24 का जो माली साल है उसमें ये फीस होगी, उसके बाद आगे होगी। अच्छा, ठीक हो गया। अरशद भाई, बड़ा लाभ थैंक्स आपका, मोस्ट वेलकम। तो अल्लाह आपको आपके फील्ड में कामयाबी दे इंशाअल्लाह और मज़ीद तरक्की अता फरमाए, और आप ये एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं माशाल्लाह, सदका जारिया है कि किसी को अच्छे तरीके से गाइड भी कर देना, तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो मौजूद ख़वातीन हज़रात, बड़ा ही अच्छी जो गपशप रही शेख शराज भाई से, तो गपशप भी होती रही, और उसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिला ज़मीन इंतकाल ज़मीन के हवाले से, इसकी क्या फ़ीस है, कैसे जमा करानी है, और जो लैंड रिकॉर्ड है, और जो एक पटवारी का क्या काम होता है। तो आप शराज भाई की बातें सुन रहे थे, शराज भाई बता रहे थे कि अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ज़मीन ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपका जो मुतलका पटवार सर्कल का जो पटवारी है वो ही आपकी ज़मीन का इंतकाल कर सकता है। तो हमारी जो औरतें, जो बूढ़ी औरतें, जो बापर्दा औरतें, बल्कि हर औरत ही बापर्दा ही होती है, तो उनको अब जाने की ज़रूरत, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, अपने मुतलका जो पटवारी हैं उनसे रब्ता करें, और जो उनका मरकज़ माल बना हुआ है उस पटवार सर्कल के अंदर, वहाँ पर ही आपका ये मसला हल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने जो उधर पटवारी हज़ार लगाए हुए हैं उनको बाकायदा लैपटॉप और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस चीज़ें उनको प्रोवाइड की हुई हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।